कमेटी का गठन किया था। दे फॉर्म्ड अ कमिटी टू फाइंड आउट और टू मार्क द ग्रेव ऑफ दारा शिकोह बिकॉज nobody knew about where दारा शिकोह lied buried. So जब ये सब हुआ तो तब संजीव सिंह साहब सामने आए कमेटी के। संजीव सिंह साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको तारुफ देना चाहूंगा, थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो ये कि संजीव साहब जो हैं वो एसडीएमसी में एक इंजीनियर हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, सिविल इंजीनियरिंग की, और ये आगरा के रहने वाले हैं, ताजमहल का शहर आगरा। तो इन्होंने काफी वक्त से, ये खुद बताएंगे कि कैसे, लेकिन ये दारा शिकोह की कब्र पहले से ही ढूंढ रहे थे और इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से, जिसमें कि एक तरीके से इसे शौक या लगन ही कहा जाएगा क्योंकि खुद तो ये इंजीनियर थे, जॉब भी करते थे, तो इन्होंने ऐसे में वो कब्र ढूंढी और कमेटी के सामने लेकर गए। तब सारे देश ने जाना कि जिस चीज के लिए सरकार एक कमेटी बना रही है, बहुत सारे हिस्टोरियंस, इतिहासकार लगे हुए थे और कई साल से लगे हुए थे। लोग कहते थे अरे नहीं मिल पाएगी, इतने मतलब सैकड़ों बरस हो चुके हैं, कहाँ अब हम ढूंढ पाएंगे। तो पता चला कि पहले से ही संजीव साहब लगभग वो ढूंढ कर रखे हुए थे। तो अचानक से इन्होंने फिर जाकर कमेटी को कहा कि भैया आपने कमेटी बनाई है तो हम तो पहले से ही जानते हैं। तो आज हमारे साथ संजीव सिंह साहब ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुद उनसे ये जान पाएंगे कि आखिर उन्हें कहाँ से ये आइडिया आया कि उन्हें ये कब्र ढूंढनी है, फिर उन्होंने इस कब्र को कैसे ढूंढा। एज ए हिस्टोरियन माई सेल्फ, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि कोई काम कैसे किया जाएगा या रिसर्च कैसे की जाएगी। तो हमारे साथ आज संजीव साहब हैं जिन्होंने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं, काम किया है भारत के इतिहास का, एक इतिहासकार के तौर पे। वो आपको अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट बताएंगे और इससे हम ये भी जानेंगे कि इतिहास में कई बार या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, कई बार ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक डिग्री हासिल करे हुए हो, आप एक पीएचडी इन हिस्ट्री हो तभी आप रिसर्च करेंगे। आप में एक लगन है, जज्बा है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसी के साथ ये भी नहीं है कि वो नहीं मानते, वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतिहासकारों को पढ़ा, उनसे बात की, हर वक्त उनसे सलाह मशवरा भी किया, और उसके बाद वो उन्होंने सीखा, उन्होंने उस चीज को सीखा और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी चीज करी। दारा शिकोह की कब्र ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, ये हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि दारा शिकोह छोड़िए, अगर आप अपने मोहल्ले में कोई 2 पीढ़ी पुराने आदमी की कब्र जिसकी ना पता हो, आपसे कह दिया जाए कि कब्रिस्तान में जाके ढूंढ आए, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत मुश्किल काम होता है। इन्होंने कई सौ साल पहले औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, उसे खोज निकाला। तो अब संजीव कुमार साहब के पास, संजीव सिंह साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। वो अब आप सबके सामने ये बताएंगे और मैं इजाजत चाहता हूँ इसी के साथ। संजीव साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। और मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सब लोग अपने माइक्रोफोन और वीडियोस ऑफ करें, संजीव साहब के अलावा सुनने की कोशिश करें जब तक उन्हें सवाल ना पूछना हो। जब सवाल पूछना हो तो आप अपनी चीजें ऑन कर दें, क्योंकि इससे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा आसानी से आप सुन भी पाएंगे, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, ज्यादा अच्छी वीडियो दिखाई देगी। शुक्रिया। जी। तो आ, किसी भी चीज को पाने से पहले, मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको एक जुनून की हद तक गुजरना होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तमाम रास्ते आपको खुद बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता आपके लिए बना के चला जाएगा। तमाम जो उस रास्ते में, उस सफर में चीजें काम आने वाली हैं, वो भी खुद आपने ढूंढनी है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तारश को बहुत बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी, दारा शिको और औरंगजेब, और 5वीं छठी जमात में था। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना मालूम पड़ा कि
औरंगजेब के कहने से दारा को कत्ल कर दिया गया। और औरंगजेब से ज्यादा गुस्सा जो है मुझे जीवन मलिक पे था, वो शख्स कि जिसकी वजह से दारा को गिरफ्तार किया। बहरहाल आगरा से मैं यहाँ दिल्ली आया, जामिया मिलिया में इंजीनियरिंग की। उसके बाद हिस्ट्री में तो शुरू से ही झुकाव था, कोशिश की और कुछ समझने की, जानने की। तो फर्स्ट हैंड अकाउंट से हमारे पास, अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर अकबर के बारे में जानना हो तो आप बजाय रामलाल श्यामलाल को पढ़ने के आप आईने अकबरी, अकबरनामा और भी जो किताबें उस वक्त की हैं आप पढ़ें। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री को शुरू से समझना चाहते हैं कोशिश कीजिएगा आप। अगर आप स्लिप डायनेस्टी के बारे में जानना चाहते हैं कोशिश कीजिएगा तबकात नासरी को देखें आप, मिराज सिराज की, या फिर शमस सिराज अफीफ की तारीखी फिरोजशाही देखें अगर आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब तक आपके पास वो किताबें नहीं होंगी जो कि उस दौरान लिखी गई, उस वक्त लिखी गई, तब तक आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कितनी ठीक है कितनी गलत है ये कहना मुश्किल है। बहरहाल जब भी मैं हुमायूं के मकबरे जाता था तो दिमाग में कहीं ना कहीं होता था कि इन्हीं में से कोई एक दारा रहा होगा। दारा कौन सा था, बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां कब्रों पर जो है मतबे नहीं लिखे हुए हैं। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर सिर्फ दो कब्रें हैं जिस पर नाम लिखे हुए हैं। एक तो संगी बेगम है और एक जो है मोहम्मद बिन रोशन, एक उनकी कब्र है जिसका ये हमको नाम का पता चलता है। बाकी किसी भी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ, कुछ सन जरूर मिलती है, क्योंकि अंदर गुम्बद वाला जो एरिया है, डोम जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो ताबीज बने हुए हैं, सोनोटप्स बने हुए हैं, उसमें हमको कुछ तारीखें मिलती हैं। तो मैं पिछले 4-5 साल से कोशिश कर रहा था जानने की कि दारा की कब्र कौन सी हो सकती है। क्योंकि इंजीनियर हूँ तो सबसे पहले कोशिश की कि, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जिस तरह से हमारा पहनावा चेंज होता है, हमारी जो इमारतें हैं उनमें बदलाव आता है। आप आप किसी भी इमारत को देख करके अगर मान लीजिए कुछ पत्थर लगा हुआ है या टाइल्स लगी हुई है, आप एक अंदाजा कर सकते हैं ये किस जमाने की इमारत रही है। तो दिमाग में था कहीं ना कहीं की जो ये कब्रें बनती हैं, क्योंकि हर एक कब्र जो है या हर एक चीज जो है वो अपने वक्त का आईना होती है। आप उस वक्त को पढ़ सकते हैं, उस वक्त की तमाम जो चीजें हैं उनके जरिए, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पोइट्री हो, अब कुछ भी चीज क्यों ना हो, वो अपने वक्त को आपके सामने पेश कर देती है, बशर्ते आपको वो जुबान पढ़नी आनी चाहिए। तो दिमाग में था कहीं ना कहीं जो ये तावीज बनाए जा रहे हैं या जो ये सेनेटर्स बनाए जा रहे हैं, कब्रें बनाई जा रही हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे वक्त के साथ साथ। तो मैंने कोशिश की कि जो हुमायूं का मकबरा है मैं वहां पर जाकर के उसको देखूं। बहुत सारी कब्रें तो नीचे है बेसमेंट पे, जहाँ बल्कि सारी ही कब्रें बेसमेंट पे हैं, क्योंकि ऊपर तो किसी को दफना नहीं सकते, जमीन में ही दफनाया जाएगा। जो कुछ खास लोग थे उनके प्रतिरूप कहें या उनका एक रेप्लिका कहें नीचे की कब्र का ऊपर, या कहें कि पक्की कब्र ऊपर बना दी गई फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो 24 है ऊपर। जबकि नीचे जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक 140 से ज्यादा है और 150 के आसपास वो कमरे हैं। एक्सेक्ट फिगर कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन
यही कहा जाता है कि 140 से ज्यादा है, 150 के आसपास। तो मैंने शुरुआत की, जो मेरी पहुंच में कब्रें थी या तावीज थे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है जो ऊपर है। अगर आप तहखाने में जाएंगे, अगर आप बेसमेंट में जाएंगे, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां जो अंदर कब्रें बनी हुई है उनकी हालत बहुत ही खराब है ज्यादातर, और बहुत मुश्किल है उनके आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना। लेकिन जो ऊपर हमको तावीज मिले हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन है उनकी, और हम बहुत अच्छे से उसके आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। तो मैंने ऊपर से ही शुरुआत की, और ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। अब ये क्यों अच्छा रहा, ये जब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें करीब ऊपर 24 कब्रें हैं, और वो कब्रें किस तरह से बनी हुई है, कहाँ है, क्या उनका आर्किटेक्चर है, तो छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर इजाजत हो तो मैं तो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बेशक संजीव साहब, आप प्लीज पेश करिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। दरअसल मैं नया हूँ इस गूगल मीट पे, मुझे चीजें समझ आती नहीं है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। नजर आ रहा होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी बिल्कुल नजर आ रहा है। जी इन द सर्च ऑफ दाराज ग्रेव स्टडी। जी जी, तो हम लोग अब चलते हैं और कोशिश करते हैं कि दारा की कब्र को एक बार फिर से हम ढूंढते हैं, और आप सब लोग प्लीज मेरे साथ रहें, और हम चलते हैं, और यकीनन दारा की कब्र को ढूंढ करके ही रहेंगे। एक शेर भी है ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, दारा का सबसे पहला जो हमको रेफरेंस मिलता है वो हमको तुस्की जहांगीरी में मिलता है। उसमें जो अ, हमारा लेखक है जहांगीर, वो ये कहते हैं कि जब ये दारा पैदा होता है कि 29 सफर सोमवार रात को जब एक पहर बीत गया, तब मेष राशि में बाबा खुर्रम को आसफ खान की बेटी से एक बेटा हुआ, जिसका नाम हमने दारा शुको रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका आना सल्तनत के लिए बहुत ही शुभ होगा, और उसके पिता को भी। लेकिन हम ये जानते हैं कि दारा शुको मुगलिया सल्तनत के सबसे बदनसीब शहजादों में एक था। हम लोग ज्यादातर दारा शिकोह बोलते हैं, जबकि दारा शिकोह नहीं है, ये दारा शुकोह है। दारा का मतलब बादशाह होता है, दाराई यानी किंगशिप, दारा खल्क हम अल्लाह को कहते हैं, दारा यानी बादशाह। तो शुकोह का मतलब जो होता है वो डिग्निटी, स्प्लेंडर वगैरह से होता है, और शिकोह का मतलब फियर से या ट्रेजिडी से होता है। तो कोई भी वालिदैन या माता पिता अपने बच्चे का नाम जो है किसी भी नेगेटिव सेंस को लेकर के नहीं रख सकते, इसलिए दारा का नाम दारा शिकोह न होकर के दारा शुकोह है। और दारा शुकोह का मतलब है द डिग्निफाइड एम्परर। हम ये देखते हैं कि आलमगीर नामा में
क्योंकि औरंगजेब के जमाने की किताब है, उसमें कई बार दारा को दारा बेशुको कहा गया है, अनडिग्निफाइड। तो मतलब हम लोग बोलने में भी आज तक शिको शिको बोलते हैं, क्योंकि दारा शुको होना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि हम कम से कम उसको उसके सही नाम से पुकारें। उसकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, जैसे शहजादों की उस जमाने में रही। शाहजहां का और मुमताज का सबसे बड़ा बेटा था। मुगलिया सल्तनत के जो तमाम उस वक्त तौर तरीके थे, उसी हिसाब से उसका पालन पोषण हुआ, और पूरी जिंदगी भर वो इस्लाम का फॉलोअर रहा। लेकिन वो दूसरी जो कम्युनिटीज थी, उनके साथ भी बहुत मोहब्बत के साथ पेश आता था। शाहजहां और दारा के बीच में रिलेशन बहुत खूबसूरत थे, बहुत बेहतरीन थे। और शाहजहां उसको ये चाहता था कि मेरे बाद बादशाह दारा शुको ही बने। और यहाँ तक कि 1655 में शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल का खिताब दिया, और यहाँ तक कि तख्ते ताउस के पास ही वो बैठने लगा था बात। हमारी कहानी जो शुरू होती है वो दारा के कत्ल से शुरू होती है। हम ये जानते हैं कि जब शाहजहां बीमार पड़ा, तो उसके बाद चारों बेटे जो थे उनमें सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और अंततः औरंगजेब को फतह हासिल हुई। तो अब इसमें जो दारा का हुक्म है उसके बारे में कि उसका सर काटा, सर को कहाँ दफन किया, धड़ को कहाँ दफन किया, तरह तरह की कहानियां हैं। अगर हम बात करें, हम 4-5 लोगों की बात करेंगे इसमें। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो कि वर्नियर ने लिखा, तो वर्नियर ये कहता है, और उस वक्त वो यहाँ शाहजहानाबाद में था, वो ये कहता है कि उसके सर को काट दिया गया और सर को औरंगजेब के पास ले जाया गया, और उसने ये हुक्म दिया कि सिर को तस्तरी में पानी के साथ लाया जाए और पानी से चेहरे को साफ किया जाए। और जब ये यकीन हो गया कि वो दारा का ही सर था, तो उसने आंसू बहाए और कहा, ऐ बदबख्त, ऐ मनहूस, और लोगों की तरफ इशारा करके बोला कि इस दर्दंगेज सूरत को मेरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस सर को ले जाओ और हुमायूं के मकबरे में दफन। जाहिर सी बात है, जब औरंगजेब ने कहा कि इसको ले जाओ और हुमायूं के मकबरे में दफन, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि उस सर को जो है हुमायूं के मकबरे में दफन। अगर हम ट्रेवल्स इन इंडिया की बात करें, तो जो कि पेवेलियन ने लिखी है, वो ये कहता है कि ये गुलाम ले गया जो ये सोचता था कि अपने भाई के खून से वो गद्दी ले लेगा। तो इसमें वो हमको ये नहीं बताता कि उसको कहाँ दफनाया और किस तरह से वो दफन हुआ। अगर हम मनुष्य की बात करें, जिसने स्टोरी ऑफ द मोगोर लिखी है, वो हमको कहता है कि जब औरंगजेब को पता चला कि दारा का सर आ गया है, तो उसने हुक्म दिया कि सर की पगड़ी और चेहरे पर लगे खून को साफ करके उसे तस्तरी पर रखकर उसके सामने बाग में लाया जाए, और उसने रोशनी करने के लिए कहा, ताकि शहजादे की पेशानी की निशान को वो देख सके, जिससे यह तय हो सके कि वो दारा का ही सर था। यकीन होने के बाद उसने उसे जमीन पर रखने को कहा, और अपनी तलवार से उसको 3 बार अपने लोगों की तरफ धक्का दिया, और कहा कि मुगल सल्तनत के होने वाले बादशाह के चेहरे को ध्यान से देखो, और इसको मेरी नजरों के सामने से निकालो। उसके बाद हमको मनुष्य बताता है कि उसने खुफिया हुक्म किया कि भाई इस सर को ले जाकर के आगरा शाहजहां को दिया जाए, और वहां पर फिर उसको सर को दफना दिया।
कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अकेला आदमी ऐसा है जो ये कहता है कि सर जो है वो आगरा में दफन है, ताजमहल में, और धड़ उसका यहाँ दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफन। इसके अलावा कोई और आदमी हमको ऐसा नहीं बोलता, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्नियर यहाँ मौजूद था, जबकि मनुची यहाँ पर नहीं था। मनुची दारा के कत्ल के बहुत वक्त के बाद दिल्ली में पहुंचा है। अच्छा, तो अमल साले की बात हम करें जो कि कंबो ने लिखा है, वो भी हमको ये बताते हैं कि दारा के गले पर खंजर फेर दिया गया। खंजर फेरने का मतलब हमेशा सर काटना नहीं हो सकता, कोई खास नस काट दी जाए जिससे खून बहने से आदमी मर जाए, ये भी पॉसिबल, ट्रक कर देना नहीं है। अच्छा, आलमगीर नामा में लिखा है कि उसके जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, वो उनमें सिर्फ अकेला मनुष्य ये कहता है कि उसके सर को आगरे में दफन किया गया। कुछ लोग तो कहते ही नहीं है कि उसका सर काट दिया गया, कुछ कहते हैं गले में, गर्दन में खंजर फेर दिया गया। बाहर के लोग जो है वो साफ साफ कहते हैं कि उसका सर काट दिया। तो हम मान करके चलते हैं कि उसका सर काट दिया गया और उसको हुमायूं के मकबरे में ही उसके धड़ के साथ दफन कर दिया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उसकी गर्दन को पूरी तरह से न काटा गया हो और खून निकल जाने की वजह से उसकी जो है मौत हो गई। बहरहाल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका सिर जो है वो यही हुमायूं के मकबरे में ही अपने धड़ के साथ दफन है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि इसको ढूंढने के लिए क्या कोशिश हुई, पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं, हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। इस बार जो कमेटी बनाई उसमें डॉक्टर आर एस बिस्ट, के एन दीक्षित साहब, टी आर मनी साहब, पांडे साहब, के मोहम्मद साहब, सैयद जमाल हसन साहब और टी जे अलोनी साहब शामिल हैं। ये बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं और अगर कहा जाए तो पिछले 30-40 साल की जो आर्कियोलॉजी है या जो पुरातत्व है वो इन्हीं के नामों से चल रहा है, का पर्याय है। हमने जो दारा की कब्र को ढूंढने की कोशिश की, उसमें सबसे पहले हमने जो सेरोटप्स थे, जो तावीज थे, उनकी जो वास्तुगत विशेषताएं हैं, जो आर्किटेक्चरल जो उसकी ट्रेंड्स हैं, उनको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने जो दस्तावेजी जो सबूत है या जो एविडेंसेस हमको मिले, जो हमको किताबें मिली, तो हमको कहीं भी दारा की कब्र के बारे में जो चीजें मुहैया हो सकी, हमने उनको जानने की कोशिश की, चाहे वो पर्शियन में थी, चाहे वो इंग्लिश में थी, किसी भी जुबान में क्यों ना हो। और जो हमारी पहुंच में थी, हमने पूरी कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस तक पहुंच सके, जिससे कि हमारी जो खोज है वो बिल्कुल रिफाइन हो सके। और इसके बाद तीसरी चीज थी कि कब्र की जो वो पोजीशन, जो लोकेशन है, वो खास स्पेसिफिक तरीके से कहाँ होनी चाहिए। और उसकी जब हमने ये तीनों चीजें लेकर के आगे चले तो हम एक खास कब्र तक पहुंच सके। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहने की स्थिति में हूं कि हमने दारा की कब्र को ढूंढ लिया है और अब दारा की कब्र जो है गुमनाम नहीं रह गई। तो सबसे पहले हम जो ये तावीज बने हुए हैं, सेनोटप्स बने हुए हैं, इसमें जो मैंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर जितनी खबरें हैं, ज्यादातर मैं जाकर के मैं उन जगहों पर गया, जैसे कि हुमायूं का मकबरा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह, और अपना सफदरजंग मदरसा। इसी तरीके से आगरे में ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला, फतेहपुर सीकरी,
इलाहाबाद में खुसरोबाद वगैरह जो जगह है, यहाँ तक कि लाहौर में भी लाहौर की कब्रों का, क्योंकि मुगलिया दौर में बनी, उनका मैंने इंटरनेट से की तस्वीरें देखी और उनकी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश की। तो ये सारी जगहों पर जाकर के मैंने इनको कब्रों को तस्वीरें ली, उनको देखा, जो नहीं मिल सकी उनको नेट से देखने की कोशिश की, और उनके कतबे और उनकी तारीखों के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग की। तो अकबर के ज़माने की कब्रें अलग जगह, जहांगीर शाहजहां के ज़माने की अलग, औरंगजेब और उसके आगे के ज़माने की अलग, और फिर उनके कॉमन ट्रेंड्स देखने की कोशिश की कि अकबर के ज़माने में कब्रें किस तरह की बन रही थी, बाद में क्या चेंजेस आए, उसके बाद क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आते चले गए। तो मोटा मोटा दिमाग में एक आइडिया आ गया कि अगर कब्र इस तरह की है तो बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइम को या इस समय विशेष को वो प्रदर्शित करती या दिखाती। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 140 से ज्यादा वहां लोग दफन हैं, और ये अकबर से लेकर के और लेटर मुगल पीरियड तक की कब्रें हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमको 24 कब्रें मिलती हैं, जिसमें कि जो डोम्ड बिल्डिंग है उसके नीचे 11 है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो 13 है ओपन स्काई के नीचे। और इन 24 जो सेनोटप्स हैं, इनमें 7 जो है वो औरतों के हैं, और 15 जो है वो आदमियों के हैं, और 2 जो है वो बच्चों के हैं। तो मैंने, जैसा कि अभी अर्ज की मैंने, कि हमने शुरुआत ऊपर छत से ही की कि देखा जाए कि ये कब्र इनमें दारा की कब्र होने की संभावना क्या है, या कौन सी कब्र जो है वो दारा की हो सकती है। ये देखिएगा, ये अगर हम पश्चिम की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, मगरिब की तरफ से देखें, तो सीढ़ियां चढ़ने के बाद लेफ्ट में अगर हम नजर डालेंगे तो ये कब्रें नजर आएंगी। अगर मैं ये कर्सर आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां ऊपर आ गए हम, और ये जो है पहली कब्र है, इसके बाद दूसरी, इसके बाद ये तीसरी कब्र है, इसके बाद साथ ही बच्चे की एक कब्र है। इधर ये 5 कब्रें बनी हुई हैं, ये ईंटों की कब्रें हैं। इसमें सिर्फ ये 3 कब्रें जो हैं ये संगमरमर की हैं। ये 2 बच्चों की कब्र ये भी संगमरमर की बनी हुई है। ये 2 ये ईंटों की है, जिसके ऊपर चूना प्लास्टर किया गया है। और ईस्ट की तरफ जहाँ ये इसकी डोम्ड बिल्डिंग की जो ये छाया आ रही है, यहाँ एक लेडी की कब्र है, हुसंगी बेगम की, जो कि आलमगीर सानी की बेटी है, उसकी कब्र यहाँ बनी हुई। तो इस तरीके से ये आ, नीचे जो चैम्बर्स हैं, इसमें जो है वो 11 कब्रें हैं। अगर हम दूसरा व्यू देखें तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर जाकर के पहली कब्र ये है, दूसरी ये जहाँ कर्सर है इसके साथ में पीछे देखिए 5 कब्रें नजर आ रही हैं, और इधर फिर ये साइड में एक संगमरमर की कब्र है, ये बच्चे की कब्र यहाँ पर है, और 2 ईंटों वाली कब्रें एक चबूतरे के ऊपर यहाँ बनी हुई। हम अकबर के जमाने के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ अंदर जो कब्रें हैं वो ज्यादातर अकबर के जमाने की बनी हुई हैं। उन पर तारीखें लिखी हुई हैं जो ये शो करती हैं कि ये जो दौर था ये अकबर का था। तो उसमें एक तो ये है कि सारे जो ये ताबीज बने हुए हैं ये संगमरमर के हैं, और उनका जो बेस प्लेटफॉर्म है वो एक है, एक गहरा है, एक उसमें सिग्मोइड ब्लॉक है, और एक रेक्टेंगुलर अपर सरफेस है। और उस अपर सरफेस पर डबल मेहराब बनी है, डबल कलमदान या तख्ती बनी है, और दोहरा उसमें फूल बना है, और एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा।
इसमें आप ये देखिए नीचे एक ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर ये सिग्मॉइड ब्लॉक है ऐसे ऐसे शेप का, ऊपर ये क्यूबॉइड है, इसके ऊपर फिर ये एक रेक्टेंगुलर अपर सरफेस है, इसमें ये जो बीच में बनी हुई है इसको तख्ती बोलते हैं, जिस पर ये बनी होती है इसका मतलब ये है ये किसी लेडी की कब्र है, यहाँ किसी महिला को दफनाया गया है, क्योंकि आदमी की कब्र के ऊपर कलमदान होता है, ये लेडी की कब्र है इसलिए इसके ऊपर ये तख्ती बनी हुई है, ये तख्ती दोहरी है, इसके ऊपर आप देखिए ये मेहराबें बनी है, ये भी दोहरी बनी हुई है। इसके ऊपर देखिए ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये सीधा कटा हुआ रेक्टेंगल है, और इसके ऊपर ये डबल दोहरा ये बना हुआ, ये जो विशेषता है ये अकबर के जमाने की विशेषताएं हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल सिग्मॉइड ब्लॉक, सिंगल क्यूबॉइड ब्लॉक, ऊपर दोहरा कलमदान या दोहरी तख्ती, दोहरी मेहराब, सीधा रेक्टेंगल, और ऊपर एक बना हुआ है जिसमें 8 पंखुड़ी है, वो भी डबल बना हुआ है ऊपर की तरफ उभरा हुआ। ऐसी ही कब्रें या ऐसे ही तावीज हमको वहां ऊपर जो डोम बिल्डिंग है उसके नीचे हमको मिली। सिर्फ एक तावीज हमको अलग मिली। अगर हम शाहजहां और जहांगीर के बाद जमाने की बात करें तो जो ये सिंगल जो प्लेटफॉर्म है ये डबल में बदल जाता है, और जो ये ये जो डबल वाली तख्ती है ये सिंगल तख्ती में बदल जाती है। ऊपर जो ये मेहराब बनी हुई है इसके ऊपर एक फूल आ जाता है, इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और जो ये जो रेक्टेंगल है ये ढलवा हो जाता है, देखिएगा, ये देखिए, इसमें देखिए नीचे देखिए डबल प्लेटफॉर्म है, 2 चबूतरे हैं, पहला दूसरा, इसके ऊपर सिग्मॉइड ब्लॉक सेम वही, ये क्यूबॉइड ब्लॉक, इसके ऊपर देखिए ये कलमदान है, यानी किसी आदमी की कब्र है, ताबीज है, लेकिन ये सिंगल है, डबल नहीं है, इसके नीचे हमको कुछ और नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप देखिएगा ये कि इसमें जो महा डबल मेहराबें थी या सिंगल मेहराब हो गई, और वो भी मोल्डिंग वाली हो गई। ये मोल्डिंग का चलन जो है ये आ, अगर हम बिल्डिंग्स में भी देखें तो जहांगीर के अंतिम दौर में हम कह सकते हैं कि 1620 के बाद से लगभग ये शुरू हुआ, और हम खुसरोबाद की इमारतों में देख सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं कि ये जो मोल्डिंग है ये मोल्डिंग भी वहीं से शुरू हुई, लेकिन इतनी रिफाइंड नहीं थी, और जो ऊपर ये फूल बनना शुरू हुआ ये भी जहांगीर के जो है आखिरी वक्त में शुरू हुआ है। अब आप ये देखिएगा हमने पिछले वाले उसमें जो रेक्टेंगल देखा था उसके किनारे इस तरीके से ढलवा नहीं थे, स्लोप वाले नहीं थे, और ऊपर देखिएगा फूल भी नजर आ रहा है, वहां डबल था, ऊपर की तरफ उभरा हुआ था, यहाँ ये एक तश्तरी की तरह है और बिल्कुल ये नीचे की तरफ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ये यूं ही बना दी, सीधे सीधा मतलब ये है कि उस वक्त के जो आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स थे उसके मुताबिक चीजें बनाई जा रही थी, और उस वक्त जब ये शख्स यहाँ दफन हुआ होगा उस वक्त यहाँ पर इस तरीके की कब्रें बनती रही होगी, इसलिए हम और कब्रों में जो चीजें समान देखते हैं वो हम इस कब्र में नहीं देखते। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो और जो कब्रें हैं वो
अकबर के दौरान की चीजों को या उस वक्त की जो आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स है वो दिखाते हैं। एक कब्र को शाहजहां के वक्त का, अगर आप लाल किला जो आगरा का है वहां जाएंगे या फिर यह जो दिल्ली का किला है वहां जाएंगे, तो आप इस तरीके की बहुत सारी चीजों को आप देख पाएंगे जो मोल्डिंग बनी हुई है या मेहराब के ऊपर जो है फूल बना हुआ है, या बहुत आसानी के साथ देख पाएंगे। जबकि और जो कब्रें बनी हुई है यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में जो कि बाहर है, वो ओपन स्काई के नीचे है, उसमें जो बेस प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। लेटर मुगल पीरियड में आकर के हम देखें तो बेस प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और हमको, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे कि हमको औरंगजेब के जमाने में किसी भी शाही जो खानदान के लोग हैं उसको किसी के दफनाने की, कम से कम मुझे तो नहीं पता कि किसी को यहाँ दफन किया गया हो। हाँ, उसके बाद अगर हम लेटर मुगल पीरियड में आते हैं तो हमें इतने लोग मिलते हैं, जहांदार साहब, फर्रुखशियर, अभी यहाँ पे दफन। तो ज्यादातर लोगों की जो तादाद है वो लिटिल मुगल पीरियड के लोग हैं जो यहाँ पर दफनाए गए हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अकबर के जमाने में सिंगल बेस प्लेटफॉर्म था, जहांगीर के जमाने और शाहजहां के जमाने में डबल प्लेटफॉर्म हो गया, जबकि लेटर मुगल पीरियड में आकर के ये बिल्कुल ही गायब हो गया। देखिएगा ये, इसमें कोई नीचे बेस प्लेटफॉर्म नहीं है, सीधा 6 पॉइंट ब्लॉक से ही शुरू हो जाता है और ऊपर 2 बाई ब्लॉक और उसके ऊपर अपना रेक्टेंगुलर अपर सरफेस। तो ये जो है ये लेटर मुगल पीरियड की कब्र है। तो हमारा कंक्लूजन मोटा मोटा ये निकला कि हुमायूं के मकबरे में जो ऊपर 24 कब्रें हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कब्र ऐसी है जो कि शाहजहां के दौर को दिखाती है। लेकिन अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो दारा की है या नहीं है, लेकिन अपने जो वास्तुगत विशेषताएं हैं या जो उसके आर्किटेक्चरल जो उसके ट्रेंड्स हैं, उससे हमें ये जरूर पता चलता है या आभास होता है, हम नजदीक पहुंचते हैं मोटा मोटा कि ये उस दौर की हो सकती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो जगह के हिसाब से भी चेंज होती है। जो दिल्ली के ट्रेंड्स थे, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे जहांगीर के जमाने में आकर के यहाँ डबल प्लेटफॉर्म बनने लगे, लेकिन आगरे में डबल प्लेटफॉर्म नहीं बनते हैं, वहां पर डबल सिग्मॉइड ब्लॉक बनता है, लेकिन ऊपर मेहराब पर फूल वहां भी बनना शुरू हो गया था। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्थानीय जो विशेषताएं हैं वो भी हमको आर्किटेक्चर में नजर आती है। ये यूनिवर्सल हर एक जगह के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हर एक जगह फॉलो हो रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि परंपरा से किन किन कब्रों को दारा की कब्र कहा गया, क्योंकि दारा की कब्र को स्थापित करने के लिए या उसकी पहचान को स्थापित करने के लिए, जानने के लिए ये भी जरूरी है कि जो परंपरा से दारा की बनाई गई है, तो दारा की कब्र जिनको कहा गया है, उन कब्रों को पहले मना किया जाए कि भाई ये दारा की कब्र नहीं है। मैं हर एक तरीके से मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है कि ये कब्र है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए हम इस कब्र पर गौर करें। ये कब्र है, ये खुले आसमान के नीचे, इस पर शहादत से रिलेटेड आयत लिखी हुई है, जो जैसे कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो लोग जीवित हैं पर तुम्हें एहसास नहीं है।
तो इस तरह से ये आयतें इस पर लिखी। लोगों का कहना ये है, 1936 में एक किताब आई थी, मेमोइर्स नंबर 47 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, मौलवी अशरफ हुसैन साहब की। वो ये कहती है कि परंपरागत रूप से इसको दारा की कब्र माना जाता है, क्योंकि इसमें शहादत से रिलेटेड आयत लिखी हुई है। लेकिन वो खुद ही इस बात का नीचे फुटनोट में खंडन कर देते हैं, कहते हैं कि आयत लिखने का तो सवाल ही नहीं हो सकता है, और औरंगजेब बनवाएगा क्यों। लेकिन मेरा तर्क जो है वो दूसरा है। पहली चीज तो ये है कि इसका आप आर्किटेक्चर देखिए, इसमें नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सीधा ही सिग्मॉइड ब्लॉक से ऊपर आ रहा है। तो ये शाहजहां के जमाने के आर्किटेक्चरल फीचर्स को हमको नहीं दिखा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ये आयत लिखी हुई है, अगर औरंगजेब के जमाने में तो ये संभव ही नहीं था, क्योंकि खुद औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां की कब्र पर कोई आयत, कोई अल्लाह का नाम नहीं लिखवाया, जबकि औरंगजेब की वालिदा मुमताज की तावीज पर आयतें और अल्लाह के नाम लिखे हुए। तो हम ये देख सकते, यहाँ तक कि अगर हम औरंगजेब के जमाने की इमारतें देखें तो वहां भी कोई आपको आयत नहीं मिलेगी। अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद देखेंगे तो आयत है, क्योंकि वो शाहजहां ने बनवाई। लेकिन अगर आप किले की मोती मस्जिद को देखेंगे तो उसमें कोई आयत नहीं लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो औरंगजेब ने बनवाई। इसी तरीके से अगर आप लाहौर की बादशाही मस्जिद को देखेंगे, उसमें भी कोई आयत नहीं है, क्योंकि वो औरंगजेब ने बनवाई। तो औरंगजेब कुरान की आयतों को कहीं भी, चाहे वो कब्रें हो, चाहे वो कोई इमारत हो, ऐसी इन जगहों पर वो लिखवाने के सख्त खिलाफ। तो किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि कब्र पर जो है आयत लिखी हो और उसको हम दारा की कब्र माने। क्योंकि अगर दारा की कब्र बनी होगी तो वो दारा के आसपास ही, दारा के मरने के कुछ दिनों बाद ही बन गई होगी, क्योंकि दारा के बाद तो 50 साल के लगभग औरंगजेब ने शासन किया। औरंगजेब का जो बेटा था वो, और जो दारा की बेटी थी, उसकी शादी हुई थी आजम के साथ, क्योंकि औरंगजेब का बेटा था। लेकिन आजम भी मारा गया वॉर ऑफ सक्सेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी दारा की तरफ का बादशाह नहीं बना जो कि दारा से उसकी सिंपैथी होती। जितने भी लोग आए वो दारा के और दारा की बेटी के जानकारों के या बेटी के खानदान वालों के खिलाफ थे। तो इसलिए ये कहना कि कोई आदमी बाद में दारा की कब्र बनवाने लगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यकीनन कब्र अगर होगी तो वो औरंगजेब के जमाने में ही बनी होगी। और औरंगजेब के जमाने का ये ना तो आर्किटेक्चरल स्टाइल है और ना ये पॉसिबल है कि किसी भी कब्र पर आयत लिखी जाए। तो ये हो ही नहीं सकता। इस पर कौन कौन सी आयतें लिखी हुई है ये मैंने बताने की कोशिश की है। बस स्क्रिप्ट है, कुरान सूरा आले इमरान वर्स नंबर 168 और 69 लिखी है। वेस्टर्न फेस पर जो है सूरा अल बकरा आयत नंबर 154-55 लिखी हुई है, जबकि नॉर्दर्न जो फेस है उस पर आयत कुर्सी लिखी हुई है। और टॉप सरफेस पर जो है कुरान के सूरा अल रहमान आयत नंबर 26-27 लिखी हुई। ये कब्र है। इसको तो जितने लोग हैं ज्यादातर यही मान के चलते हैं कि भाई यही जो है वो दारा की कब्र है। लेकिन ये भी दारा की कब्र नहीं। आइए इसका परीक्षण करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें भी नीचे प्लेटफॉर्म सीधा सिग्मॉइड ब्लॉक है, जिसको कि अलग अलग पत्तियों से और अलग अलग डिजाइन से अलंकृत कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस तरह की कब्रों का बनने का चलन
17th सेंचुरी में था ही नहीं। एक सिंगल कब्र जो है आपको 17वीं सदी की, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में कहीं भी इस तरीके की कब्र आपको नहीं मिलेगी। ये कब्र बनना शुरू हुई है 1750 के बाद से। आप 1750 के बाद के कब्रें देखेंगे तो उनमें आपको ये मिलना शुरू हो जाएंगी। खुद ये संगी बेगम, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, जो कि इसी मकबरे में ईस्टर्न फेस पर अगर आप जाएंगे तो लाल रेड सॉरी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई कब्र है। उसपे नीचे का पोर्शन बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो वो 1767 के आसपास की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इसी तरीके की कब्र जो है, अगर आप जाएंगे तो आ, आ, अपना ये सफदरजंग मदरसे में भी, सफदरजंग 2 में भी इसी तरीके की कब्र जो है वो बनाई गई है, जो कि 1754 की है। यहाँ बदरुद्दीन बख्तियार साहब की काकी साहब की दरगाह जो परिसर है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी कुछ कब्रें हैं, लेकिन वो लेटर मुगल पीरियड की। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से ये कब्र जो है वो दारा शिकोह की नहीं हो सकती, क्योंकि इसका स्टाइल, वो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, वो 17th सेंचुरी का है ही नहीं। ये बहुत बात का है। और इसके अलावा हम आगे और चलेंगे तो और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दारा की कब्र क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लोग आए। अब हम देखिए, हिस्ट्री में पीछे चलते हैं, माजी में चलते हैं, कि जो लोग घूमने के लिए आए उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कब्र दारा की हो सकती है क्या नहीं है। तो देखिए, विलियम फ्रैंकलिन 1793 में आया और वो ये कहता है कि मैं ऊपर जब प्लेटफॉर्म पर चढ़ा तो 5 कब्रें हैं, जिनमें जो कोने वाली कब्र है वो दारा की कब्र है। तो उसके हिसाब से दारा की कब्र जो है वो कोने वाली कब्र है, हुई ये वाली है जहां कंसर नजर आ रहा है। इसके बाद वो बताता है बीदर वक्त है, और उसके बाद वो कहता है कि आजम की कब्र है, वगैरह वगैरह। औरंगजेब के बच्चों की, वो बेटों की और उनके जो ग्रैंड सन है उनकी कब्रों के बारे में वो चर्चा करता है। अच्छा, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये, इसमें देखिएगा डबल प्लेटफॉर्म नीचे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है लेटर मुगल पीरियड, ये बेसिकली वो जो शाहजहां का दौर जो खत्म हो रहा है और जो लेटर मुगल पीरियड जो आ रहा है, वहां ये एक तरीके से ट्रांजिशन फेज को हमको ये दिखा रहे हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज ये है, किसी भी मुगल शहजादे को या किसी भी मुगल बादशाह को हमने ईंटों की कब्रों में नहीं देखा। यहाँ आप देख रहे हैं ये नीचे ये ईंटें हैं, इसके ऊपर जो है वो ब्रिक्स, इसके ऊपर वो बनाया हुआ है, लाइन लाइन प्लास्टर किया गया है ये सारा। और फिर दारा की कब्र होने का तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि दारा की कब्र अगर या तो होती ही नहीं, अगर वो होगी तो वो संगमरमर की होगी। क्यों? क्योंकि जहां आरा बेगम उस वक्त जिंदा है, आजम जिसकी बेटी, आजम जो कि उसका बेटा औरंगजेब का बेटा है, उसकी बेगम जो है वो तो दारा की बेटी है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि दारा की कब्र को जो है वो सिर्फ ईंटों की कब्र बना करके और इस तरीके से रख दिया जाए। ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। और आगे और हम चर्चा करेंगे कि और क्या वजह हो सकती है कि ये बिल्कुल, जो विलियम फ्रैंकलिन ने कहा, ये बिल्कुल गलत कहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1793 में भी
जो हमको बताया गया वो सही नहीं बताया गया है, वो भी गलत बताया गया है। यानी कि 1793 तक लोग दारा की कब्र को भूल चुके थे। उसका दूसरा व्यू ये है, स्टीफन कार ने 1876 में बताया कि जब हम चढ़ते हैं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म पर, तो जो नॉर्थन साइड में पहला सेनेटअप है वो, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अब दोबारा चर्चा की कोई जरूरत है, कि वही कब्र है। हाँ, मैंने अभी बताया था ये एक कब्र पर जो है वो आयतें लिखी हुई है। मौलवी अशरफ हुसैन ने 1936 में उसके बारे में कहा था कि ये दारा की कब्र हो सकती है। इसी तरह से प्रोफेसर यूनुस जाफरी साहब, जो कि फारसी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था दारा शिकोह के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा कि सन 1976 के आसपास, क्योंकि वो करीब 2016 में उन्होंने वो लिखा था और कहा था कि 40 साल पहले की बात है कि जब वो हुमायूं के मकबरे गए, तो उन्होंने एक खास कब्र देखी जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और उनके हिसाब से वो दारा की कब्र हो सकती है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि दो कब्रें उसके आसपास और हैं, जो कि दानियाल और मुराद, जो कि अकबर के दो बेटे हैं, उनके वो उनकी है। और चूंकि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि ये तीन कब्रें जो है साथ साथ हैं, जो कि दारा की, दानियाल की और मुराद की, तो उन्होंने कहा कि ये कब्र दारा की होने की सबसे बड़ी संभावना है। लेकिन असल में हुआ क्या कि इन्होंने पढ़ा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो शायद दिमाग से निकल गई, क्योंकि जो फ्रेज है जिसमें दानियाल का नाम आया है और मुराद का नाम आया है, वो कुछ और बात है। हम उसको अभी आगे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। ये वही वाली कब्र है जिसके बारे में यूनुस शकाफी साहब ने और मौलवी अशरफ हुसैन साहब ने कहा। असल में इसकी एक तरफ वो वाली कब्र है जो मैंने अभी बताया था, स्टीफन कार वाली, और एक तरफ एक कब्र और है। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें ये एक जो है वो दानियाल की है और एक जो है वो मुराद की है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक पर कतबा लिखा हुआ है जिसमें मोहम्मद बिन रोशन लिखा हुआ है, तो वो तो मुराद या दानियाल की है ही नहीं। जब उसमें उसमें जब नाम ही लिख दिया, तो वो मुराद या दानियाल की कैसे हो सकती। जो मैंने इस दारा की कब्र को ढूंढने के लिए सोर्सेस देखे, उनमें कुछ इस तरह से है। ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, ट्रेवल्स इन इंडिया है, स्टोरी ऑफ द मुगोर है, अमल सालेह है, आलमगीर नामा है, मसर आलमगीरी है, मुंतखाबुल लुबाब है, तारीख फराबख्श है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, वॉन्डरिंग ऑफ ए पिलग्रिम, Rambles and Recollections, Archaeology and Monumental Remains of Delhi, Memoirs of Archaeological Survey of India, Volume number 47। इन किताबों को मैंने जानने की कोशिश की और पढ़ने की कोशिश की। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने उस वक्त के तीन लोगों की तो बात कर ली, जो बर्नियर की बात कर ली हमने, डेवनियर की बात कर ली हमने, मनुष्य की बात कर ली। लेकिन उस जमाने के दो आदमी और हैं जो कि फारसी का उस वक्त इतिहास लिख रहे थे। एक तो है साले कम्बो लाहौरी और एक है मिर्जा काजिम। तो कम्बो ने तो लिखा ये शाहजहानामा, जिसको अमले साले भी बोलते हैं, और जो काजिम ने लिखा वो लिखा आलमगीर का। पहले हम अमले साले की बात। अमले साले में ये उर्दू ट्रांसलेशन है, जो लोग उर्दू जानते हैं वो अच्छे से इसको पढ़ पा रहे होंगे इसमें, और इसीलिए मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट इसमें लगाया है कि जो लोग जानते हैं वो उसको पढ़ें
और खुद से उसको समझने की कोशिश करें। इसमें लिखा हुआ है कि अल मुक्तसर वो बोले गुलशन में दौलत, गुलदस्ता इज्जतों और रफत उन कातलों के जख्मों से चूर हो, रकबा शहादत पर फाइज हुआ, जमीन उसके खून से गुलनार हो गई, उस मैले खून आलूदा लिबास में जो वो पहने हुए था, उसकी लाश को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। तकदीर के कलम ने लोहे रोजगार पर उसके खून से पाक बरो या उन अलफ्सार की आयत लिखकर दुनिया को दर से इबरत दिया। ये जो लिखा है ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह था कि कंबो के शाहजहानामा में ये लिखा हुआ है कि एक खास आयत जो है वो तारा की कब्र पर लिख दी गई थी। असल में वो स्टेटमेंट ये है, इसको गलत तरीके से समझा गया है। अगर हम इसकी फारसी की बात करें तो कंबो का स्टेटमेंट ये फारसी में है। जो लोग फारसी समझते हैं या फारसी जानते हैं वो इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि सीना सच्चा अज रहलत चमने दुनिया नमूद बा हमा लिबास की दर बर्दाश्त आवरदा बर रोजाए हजरत जन्नत आशियानी हुमायूं बादशाह म दफन साख्तन कलम कुदरत बखून उन शहीद मजमूने फात बरो या उल अबसार बर किताबे पेशे ताके रोजगार निगाश्ता सरमाए इबरत ब अरबाब खबरत दाद। ये फारसी में लिखा है। मुझे फारसी पढ़नी नहीं आती, उर्दू भी बस थोड़ी बहुत आती है, तो मेरा जो उच्चारण है, जो तलफ़ुज़ है, वो बिल्कुल गलत हुआ होगा, मुझे यकीन है इस बात का, और प्लीज मुझे इसके लिए आप माफ करें। तो इसमें एक चीज खास ये लिखी हुई है कि उसके सीने को चाक कर दिया गया और जिन कपड़ों को वो पहने हुए था उन्हीं कपड़ों में ला करके और हजरत जन्नत आशियानी हुमायूं बादशाह के मकबरे में जो है उसको दफन कर दिया। फिर वो कहता है कि कलम कुदरत, कुदरत की कलम ने उस शहीद के खून से पर किताबें पेशे ताके रोजगार। तो रोजगार का मतलब होता है वक्त, और ताक माने ताक होता है जो एक तो पहले चिराग रखने के लिए दीवारों में ताक बनाया जाता था या किताब रखने के लिए। तो वो लिखने वाला ये कहता है कि जो कलम कुदरत की कलम है उसने उस शहीद के खून से वक्त की ताक पर रखी किताब पर फाक बरो या उन अफसार की है आंख वालों इससे सबक लो, ये लिख दिया जिससे कि लोग इससे नसीहत ले सके। मोटा मोटा ये है इसका। मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि चूंकि फारसी मुझे आती नहीं, इसलिए मैंने इन ओरिजिनल जो ये पर्शियन को ये आप पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं फ्रेजेस जो इनका जो स्टेंजा है, इनका मैंने ट्रांसलेशन डॉक्टर अलीम अशरफ खान साहब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फारसी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे मैंने कराया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज इसको थोड़ा सा बताएं। तो उन्होंने मुझे वक्त दिया और मैं तयशुदा वक्त पर वहां पहुंचा और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। क्योंकि ये कदीम फारसी है, मतलब क्लासिकल फारसी बोलते हैं, जो 300-400 साल पुरानी फारसी है। आज की जो मॉडर्न फारसी है इसका तो बिल्कुल ही ग्रामर अलग है, उसकी ग्रामर अलग है, अल्फाज भी बिल्कुल अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि जो इस मॉडर्न फारसी को जानता हो वो उस कदीम फारसी को भी जानता हो। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं वो लोग ये क्लासिकल पर्शियन को जरूर पढ़ें, जरूर समझने की कोशिश करें। तभी हम एक्चुअल में हिस्टोरियन क्या कहना चाहता है हम वो समझ पाएंगे। नहीं तो हम उन लोगों के आश्रित हो जाएंगे, उन पर डिपेंड हो जाएंगे जो लोग जानते हैं
वो किस तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये फिर उनका अपना मन का हिसाब हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वो आपको बता सकते हैं। तो कोशिश ये हो कि अगर हम खुद ही उस चीज को समझ सके और जान सके। बहरहाल डॉक्टर अलीम साहब ने मेरी बहुत बहुत मदद की, उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो है एक मेटाफर है। जिस तरह से हम तुलनाएं कर देते हैं कि जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कह दिया कि ताजमहल जो है वो वक्त के गाल पर आंसू की एक बूंद है, तो अब आप वक्त के गाल को ढूंढते रहे और आंसू की बूंद ढूंढते रहे, फिर उसमें ताजमहल को आप तलाश करो, तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसी तरह से आप ये उस तकदीर की कलम ने उस शहीद के खून से और रोजगार वक्त की ताक पर रखी किताब पर ये लिख दिया, तो ये एक जो है एक मेटाफर के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल संभव नहीं है कि किसी कब्र पर ये चीज मिल सके। और ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि औरंगजेब ने तो वैसे भी किसी भी कब्र पर और किसी इमारत पर कोई आयत नहीं लिखवाई, जहां तक मेरी जानकारी। और दरअसल जो ये आयत जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये सूरह अल हशर में है, 59.2 दूसरी आयत है। और मजे की बात यह कि ये किसी भी सेरोटॉप में नहीं है, अगर किसी में भी नहीं है, और तो अगर होती तो भी हम कहते कि ये दारा की कब्र नहीं है, और ये सिर्फ एक मेटाफोरिकल जो है स्टेटमेंट है। आइए अब हम अपने दूसरे हिस्टोरियन के पास चलते हैं, वो है काजिम साहब। अब काजिम साहब जो है, मैं पहले बताना चाहूंगा कि काजिम है कौन। काजिम के जो वालिद हैं उनका नाम था अमीन, मुंशी अमीन। शाहजहां का जो शुरुआती तारीख है, बादशाहनामा जिसको हम बोलते हैं, जो कि मुल्ला हमीद लाहौरी ने लिखी, सबसे पहले वो अमीन साहब को ही दी गई कि आप इसको लिखिएगा। तो उन्होंने शुरुआत की थी उसको लिखने, लेकिन बाद में शाहजहां ने अमीन को हटा करके मुल्ला हमीद लाहौरी को बादशाहनामा लिखने के लिए लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुगल सल्तनत या मुगल बादशाहों की जो जानकारी काजिम के पास थी, वो कितनी दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि खुद उनके वालिद ने बादशाहनामा लिखा और कुछ हद तक शायद 7 या 8 या 10 साल का उन्होंने लिख भी दिया था। अच्छा, बाद में औरंगजेब ने काजिम को खुद अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए मुकर्रर किया। अपनी जो आलमगीर नामा लिखी है काजिम ने, तो काजिम साहब कहते हैं कि मैंने जो ये लिखा है इसमें 41 सालों का तारीख है औरंगजेब बादशाह की, जिसमें लगभग 30-31 साल तो वो जब शहजादे रहे तब की है, यानी कि गालिबन हम कह सकते हैं कि जब शाहजहां गद्दी पर बैठे तब से ये शुरू किया होगा लिखना औरंगजेब के बारे में, क्योंकि औरंगजेब के बारे में ये लिखा जा रहा है ना आलमगीर नामा। और लगभग 10 साल जब ये बादशाह रहा, तो ये लगभग 1669 तक का इसमें हवाला दिया। फिर वो ये कहते हैं कि जो कुछ मैंने इसमें लिखा है, ये हुक्म दिया गया बादशाह ने, तो भाई तमाम जो आर्काइव्स हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स हैं, जो भी जानकारी मुझे चाहिए मैं कहीं से भी उसे हासिल करूँ, किसी से भी पूछताछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि कुछ चीजों में अगर मुझे बादशाह से पूछने की जरूरत पड़े तो बादशाह से भी मैं पूछ सकता हूँ वक्त लेकर के। और जो कुछ मैंने लिखा है वो खुद बादशाह ने अपनी नजरों से गुजारा है, यानी कि मैं उनके पास लेकर के जाता था,
उसकी वो तस्दीक करते थे, फिर उसके बाद इसकी कॉपी बनाने के लिए दिए जाता। प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, कॉपी बनती थी। तो जो वो कह दिया और बादशाह ने उसको मान लिया कि भाई ये बिल्कुल ठीक लिखा है, तो उसकी कॉपी फिर बना करती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आलमगीर नामा में कहा गया है वो एक तरह से औरंगजेब की सर्टिफाइड दस्तावेज। औरंगजेब ने खुद इसको अपनी नजरों से गुजारा, और जो ये कह रहा है हम कह सकते हैं कि वो औरंगजेब के बजरिए औरंगजेब कहा गया है। ठीक है। तो ये इसके बाद सन 1688 में इसको इस किताब को पूरा करके काजिम ने औरंगजेब को दिया, और औरंगजेब ने कहा कि भाई अब इसके आगे मत लिखो, जितना लिख दिया उतना बहुत है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादशाह जो है वो अपनी कहानियों से नहीं बल्कि अपने अमाल से नापे उनका चर्चा होता है या वो माने जाते हैं। तो इसके बाद उसने लिखना बंद कर दिया। लेकिन अगर औरंगजेब के जमाने की कोई ऑफिशियल हिस्ट्री है, यानी कि जिसको शासन द्वारा, एक तरीके से गजट है ये औरंगजेब के जमाने, आप ये समझिए गजट है ये, तो इसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप आसानी के साथ ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 ऐसा नहीं। आपको ऐसी ही कोई किताब दूसरी लानी पड़ेगी जिसमें कि इसकी बात को झूठा साबित कर। बहरहाल, तो आलमगीर नामा में जो ये लिखा हुआ है दारा के दफन करने के बारे में, वो लिखा हुआ है, आप जरा गौर से इसको देखिएगा कि वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि बा इशारा मौलाए पैकर फितना शरिश पुरशुगर सरसरा मकबराए मुनब्बरा हजरत जन्नत आशियानी इल्ली मकाली हुमायूं बादशाह अनार अल्लाह मसावा नकर दर तहखाने की जेर गुम्मज मरकद मकब्र की आ हजरतस व शहजादा दानियाल व शहजादा मुराद पिशरान हजरत अर्श आशियानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह ताबे शराह आंजा मदफुन अंद दफन नमूदन, ये लिखा। प्रोफेसर अलीम साहब ने इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया कि आसमानी इशारे से बगावत या जुनून से भरे हुए शैतानी पुतले यानी दारा की लाश को हजरत जन्नत आशियानी हुमायूं बादशाह के रोशन मकबरे में अल्लाह उनके मकान को प्रकाशित करे ले जाया गया, और गुम्मद के नीचे बने तहखाने में, गुम्मद कर तहखाने के जेर गुम्मद, गुम्मद के नीचे बने तहखाने में जहां कि उन हजरत इसकी यानी हुमायूं की मुबारक कब्र है, और हजरत अर्श आशियानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह उनकी खाक पाकीजा रहे के बेटे शहजादा दानियाल और शहजादा मुराद दफन है, उस जगह दफना दिया गया। अब देखिए, वो ये कहता है कि गुम्मद के नीचे बने तहखाने में जहां हुमायूं की कब्र है और जहां बादशाह अकबर के बेटे मुराद और दानियाल दफन है, वहां दफना दिया गया। ये एक चाबी थी मेरी। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये किसी ने, ये मैंने पहली बार पढ़ा और किसी ने पहली बार देखा होगा, इसके पहले भी लोगों ने देखा। बलोचमैन ने 1876 में इसको पढ़ा और उसको यही ट्रांसलेट किया कि गुम्मद के नीचे जहां मुराद और दानियाल दफन है वहां पर दफना दिया गया दारा को। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लोगों को ये समझना
दारा को ढूंढने के लिए वो सोच रहे होंगे कि भाई अब हमको मुराद भी ढूंढना पड़ेगा और दानियाल भी ढूंढना पड़ेगा, जबकि नाम किसी के नहीं है। तो शायद इसलिए किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब कोई चीज होनी होती है तो सोच भी उसी तरह से बदल जाती है। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मुराद को कहाँ ढूंढूंगा और मैं दानियाल को कहाँ ढूंढूं, क्योंकि दारा को ढूंढने के लिए फिर मुराद और दानियाल को भी तो आपको देखना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये आया कि, दारा को वहां दफनाया गया जो कि तहखाने के नीचे, जो कि गुम्बद के नीचे तक एक तहखाना है, और वो तहखाना जो है वहां है जहां हुमायूं को दफनाया गया। और उस तहखाने में पहले से दो कब्रें मौजूद रही होगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर दारा के बाद वहां किसी और को नहीं दफनाया गया तो उस कमरे में या उस तहखाने में या उस चैम्बर में कम से कम 3 कब्रें आदमियों की तो होनी ही चाहिए। बस यही एक चीज ऐसी थी जिसने सारे शक, सुबह, सब पशोपेश, सब संदेश, सब भ्रांतियां, सारी चीजें खा। आलमगीर नामा कहता है कि गुम्बद के नीचे देखिए सामने गुम्बद है, यानी बाहर वाली जितनी कब्रें हैं ये तो लिस्ट से बाहर हो गई। उसके ये कहते ही गुम्बद के नीचे जितनी हमने कभी कब्रें जितनी डिस्कस की हैं, आयत वाली, वो अलग अलग आर्किटेक्चर वाली, फलाने वाली 5 कब्रें, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमने ऊपर से शुरुआत की तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमको सारे हुमायूं के मकबरे में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ गुम्बद के नीचे जाकर के जो तहखाने बने हैं उनमें ढूंढना है कि किस तहखाने में 3 आदमी दफन है। आइए अब मैं आपको इसका प्लान दिखाऊं। प्लान का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको काट दें बीच में से और ऊपर से देखें तो किस तरह से ये तहखाने नजर आएंगे और किस तरह से ये कमरे नजर आएंगे। देखिए एक बार फिर से हम ये देखते हैं। देखो ये नीचे जो प्लेटफॉर्म है, कर्सर देखिएगा, ये प्लेटफॉर्म के नीचे ये जाने के रास्ते हैं, ठीक है। इन्हीं रास्तों में होकर के ये तहखाने बने हुए हैं, ठीक। 8 दूनी 16, सीढ़ियों के एक तरफ 8 है, दूसरी तरफ 8 है, तो 16 इधर है, 16 उधर है, 16 इधर है, 16 इधर है, और 4 कोने के हैं। तो 32 दूनी 68 और 4 72, 72 तो ये हो गए दरवाजे बाहर के। अच्छा, और इसके अंदर जो चैम्बर्स बने हुए हैं, किसी में सिंगल चैम्बर है, किसी में डबल चैम्बर है, और किसी में 3 चैम्बर भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कम से कम 140 से ज्यादा तो इसमें अंदर चैम्बर बने हुए हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं, अब इसका प्लान देखते हैं। देखिए देखो ये कर्सर देखें आप, ये कर्सर देखें, ये अंदर जाने का रास्ता है ना। देखिए ये अंदर जाने का रास्ता, कर्सर देखिए, ये अंदर जाने का, ये अंदर जाने का रास्ता, ये अंदर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियों वाला रास्ता, ये सीढ़ियां नजर आ रही। देखिए अगर अगर हम गुम्बद वाली जो इमारत है उसको देखें तो देखिएगा 5 कमरे हैं। एक बीच में ये वाला कमरा, ये चैम्बर जहां कर्सर घूम रहा है, यह हुमायूं दफन है। इसके अलावा एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये चैम्बर नहीं है, ये यहां से रोशनी अंदर आती है। अगर ऊपर आप जाएंगे
तो ऊपर एक उसका आयरन का एक लोहे का जो है जाल लगा हुआ है जिससे रोशनी नीचे जाती है। तो एक्चुअल में ये उस पूरे पैसेज में सीढ़ियों के नीचे से आगे तक चारों तरफ ये रोशनी के लिए अंदर तक ये बनाए गए। इसमें कोई दफन नहीं है। सिर्फ जो तहखाने गुम्बद के नीचे हैं वो सिर्फ ये 5 तहखाने। तो अगर हम दारा दारा वाली बात करें तो इन्हीं 5 में से वो किसी में एक में हो सकता है। आइए चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग नीचे दफने हैं यानी कि जो तहखाने में दफने हैं उन्हीं लोगों का तो कब्रों को ऊपर बनाया गया है। यानी कि जो ऊपर कब्रें नजर आ रही हैं वो असल में नीचे बनी कब्रों को ही दिखाती है। इसलिए चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम नीचे जाएं, अगर नीचे की कब्र नहीं भी है और ऊपर बनी हुई है तो इसका मतलब यही है कि ऊपर वाली कब्र जो है वो अभी सुरक्षित है और नीचे वाली सुरक्षित नहीं रह पाई किसी भी वजह से। तो हम ऊपर वाली कब्रों को ही प्रमाण मान करके हम अपनी तफ्तीश को आगे जारी रखते हैं। अच्छा, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस जो ये प्लान है इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें और ऊपर वाले में एक फर्क और है। अगर आप हुमायूं के मकबरे में अंदर गए होंगे तो आप एक कमरे में अंदर पहुंच जाए, आप अंदर 5 कमरों में घूम लेंगे। अंदर जाने का और बाहर आने का रास्ता एक ही है। लेकिन आप इसमें देखिएगा, इसमें 5 जगह के जो ये चैम्बर्स हैं, ये 5 चैम्बर्स हैं, इनमें आने के रास्ते अलग अलग हैं। इनमें आने के रास्ते अलग अलग हैं। देखिएगा, साउथ की तरफ से 3 रास्ते हैं। ये कर्सर देखिए, कर्सर भी गायब हो जाता है। बहरहाल ये 3 साउथ की तरफ से है। ऊपर एक सिंगल है और एक नीचे सिंगल है। अगर ये 3 रास्ते अगर ये साउथ वाले हैं, ये साउथ वाले हैं, तो ये वाला ये वेस्ट वाला है, इस पर कर्सर है, और ये ईस्ट वाला है। ठीक है जी। तो आप ये समझे कि जब हुमायूं को लेकर के आए होंगे तो यहां से लाए, और सॉरी यहां से लाए, देखिएगा आप, और देखो ध्यान से देखो, इस चैम्बर से इस चैम्बर को कनेक्ट करता हुआ एक ये छोटा सा रास्ता है। यहां से लाए क्योंकि सीढ़ियों के नीचे से तो ला नहीं सकते, बंद है यहां से, तो यहां से लाए, ये लाए, ये लाए। बल्कि हम दूसरी तरह से यूं कह सकते हैं कि उसको लाने के बाद ही ये बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात, उसको लाने के बाद ही ये बनाया गया होगा, क्योंकि वो तो हुमायूं की डेथ तो पहले ही हो गई थी 1556 में। बाकी तो और जो लोगों को लाए, और लोगों को जो लाया गया होगा उनके रास्ते सबके अलग अलग थे। जबकि ऊपर जाकर के ऐसा लगता है कि जैसे सारे लोग नीचे भी एक ही एक बहुत बड़ा चैम्बर रहा होगा और उसमें ही सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे सबके रास्ते अलग अलग है, अलग अलग चैम्बर्स के रास्ते अलग अलग है। जबकि ऊपर जाकर के ऐसा लगता है कि ये सब एक ही रास्ते से आए। देखिएगा, अब हम गुम्बद के नीचे उन चैम्बर्स में चलने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं। देखिएगा आप, टॉप राइट में देखिए 2 है, ये दोनों औरतें हैं। उसके नीचे 3 है, ये तीनों औरतें हैं। लेफ्ट में आ जाए, नीचे 2 है, एक आदमी एक औरत है। ऊपर 3 है, ये तीनों आदमी। अगर हम इसको इनकी तस्वीरें देखें, देखिए सबसे पहले सेंट्रल चैम्बर ये है, ये सेंट्रल चैम्बर है, ये हुमायूं खुद यहाँ करते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर है, 2 औरतें, देखिएगा आपको साथ उसमें तख्ती नजर आ रही है ऊपर, इससे ये पता चल रहा है कि ये, और देखिए सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिंगल क्यूबॉइड ब्लॉक है। ये देखिए 3 औरतें हैं, ये साउथ ईस्टर्न चैम्बर है। ये 2 है, देखिएगा इसमें एक आदमी, ये बीच में आदमी जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ये आदमी है क्योंकि हुमायूं की कब्र के ऊपर भी देखिए कुछ नहीं बना हुआ है, ना इसके ऊपर कलमदान है, ना तख्ती है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी शख्स को याद नहीं रहा होगा। उधर देखिए तख्ती बनी हुई है अभी भी, आप देखिएगा। तो ये साउथ वेस्टर्न चैम्बर। अब आप ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न चैम्बर। इसमें देखिए 3 कमरे हैं और तीनों आदमियों की है, ऊपर कलमदान बने थे। तो और सामने देखिए हुमायूं की कब्र भी नजर आ रही है। यानी कि यही वो चैम्बर है जहां दानियाल, मुराद और दारा शुको दफन है। आलमगीरनामा का वो कथन, वो स्टेटमेंट 100% यह बिल्कुल साबित होता है कि जहां उन हजरत हुमायूं बादशाह की मुबारक कब्र है, देखिए सामने नजर आ रही है, बिल्कुल नजदीक है, और जहां हजरत शाशियानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन है। देखिएगा 2 आदमी भी दफन है, तीसरे खुद ये दारा हो गए। लेकिन एक चीज मैं और बताऊंगा, अगर 3 आदमी कहीं और दूसरे चैम्बर में भी हो तो हमारे लिए परेशानी हो। लेकिन हमारा हिस्टोरियन जानता था कि 3 आदमी कहीं और है ही नहीं, आई मीन 2 आदमी कहीं और है ही नहीं। इसलिए उसने ये इशारा हमको दे दिया कि जहां पर दो अकबर के 2 बेटे तक, ठीक है। तो यही वो चैम्बर है जहां दानियाल, मुराद और दारा दफन है। तो इस तरीके से, और ये जो दारा की आप कब्र देख रहे हैं राइट में सबसे, यही वो कब्र है जो सबसे पहले हमने शाहजहां के दौर की निर्धारित की थी, ये शाहजहां के दौर की हो सकती है। तो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कंटेम्प्रेरी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम दारा की कब्र तक पहुंच गए। लेकिन अभी 2-3 चीजें और क्लियर करना बकाया रह गया। इसमें यह है कि देखिएगा, सामने से अगर हम आए तो सबसे पहले जो कब्र पड़ेगी वो पड़ेगी दानियाल की, फिर मुराद की, और सबसे लास्ट में पड़ेगी ये वाली कब्र दारा की। लेकिन अगर आप तहखाने में जाएंगे, क्योंकि तहखाने का जो रास्ता है वो उधर से नहीं है जिधर से हुमायूं नजर आ रहा है, बल्कि तहखाने का रास्ता किधर से आप देखिएगा। देखिए जो ये दारा की कब्र के ऊपर जो ये रोशनी आ रही है ना खिड़की से, इस खिड़की की तरफ जो है वो रास्ता है। यानी कि दारा को, दारा की तरफ उसका रास्ता है, उसका जो दरवाजा है तहखाने का वो दारा की तरफ है। देखिएगा ये देखिए, ये देखिए, अगर अगर ये वाला है वो चैम्बर, तो दरवाजा यहां से है, हम यहां से ऊपर की तरफ से हमने इस तरह से देखा है, जबकि वो ऐसे नहीं है। तो दारा को यहां से लेकर के गए। तो सबसे पहले देखिए मुराद को लेकर, अब आप ये देखिए, बादशाह अकबर का बेटा 1599 में उसकी डेथ हो जाती है साउथ में, सॉरी दक्कन में, ठीक है। अच्छा, तो उसको लेकर के यह दिल्ली में दफना दिया हुमायूं के मकबरे में। कहाँ दफनाएंगे, जाहिर सी बात है गुम्बद के नीचे बने बेहतरीन एक अच्छी जगह पर दफनाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं बाहर किसी छोटे मोटे उसमें दफना देंगे। तो उसको कहाँ दफनाया गया, उसको ठीक गुम्बद के नीचे, जो ये उस वक्त ये चैम्बर खाली था क्योंकि उसको बीच की जगह मिली। अच्छा, इसके बाद दानियाल की डेथ हो गई। दानियाल को लेकर के आए, यहीं से लेकर के आए, और दानियाल को ला करके बजाय दरवाजे की तरफ दफनाने के दीवार की तरफ दफनाया, उधर पीछे की तरफ। तो अगर हम देखें तो हुमायूं के जो मकबरा है, हुमायूं की जो कब्र है, अगर ऊपर से देखेंगे तो दानियाल की कब्र सबसे नजदीक नजर आएगी उसकी। लेकिन अगर हम नीचे तहखाने में देखेंगे तो दानियाल की कब्र दीवार की तरफ नजर आएगी। और सबसे लास्ट में डेथ हुई
अच्छा उसको, और अच्छा, और दानियाल को दरवाजे की तरफ इसलिए नहीं दफनाया गया क्योंकि अंदर जाने की एंट्री खत्म हो जाती, दरवाजा ब्लॉक हो सकता। तो लास्ट में सबसे जो है वो दारा आया, दारा की डेड बॉडी आई, अब सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर रह गई थी और उसको जो है वो दारा को यहाँ पर दफना दिया गया। तो अगर हम जमीन से देखें, अगर हम तहखाने से देखें, ओरिजिनल जहाँ ओरिजिनल कब्रें हैं, तो दारा जो है बिल्कुल तहखाने के दरवाजे के पास में जो चबूतरा है, बिल्कुल वो दरवाजे के पास में दफन है, इसमें मुराद दफन है, उसके कोने में दानियाल दफन है। जबकि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो देखिए, तो ये सबसे इधर दीवार की तरफ दानियाल है, लेकिन देखो दरवाजा सामने है, लेकिन वो दरवाजा अलग दिशा को दिखा रहा है, वो ओरिजिनल दरवाजा नहीं है। शाहजहां जो तत्व थे, तो उसके फीचर्स थे, तो उसकी टेंडेंसीज थी, वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। जैसे ये सारा बिल्कुल अकबर का, बिल्कुल अकबर का आर्किटेक्चर है। सिर्फ दो प्लेटफॉर्म हमको जो है ये आगे वाले पीरियड की याद दिलाते हैं, ये 1604 में और ये 1599। ठीक है, अब ये आ जाइए, ये 1659 का है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से ये बिल्कुल अलग है, आर्किटेक्चर के हिसाब से ये हमको शाहजहां के दौर का है। खुद आलमगीर नामा के हिसाब से इसकी तस्दीक होती है, गुम्बद के नीचे है दो और पुरुष जो मेंबर्स है, जो आदमी है, जो मर्द है, जो दफन है यहाँ पर, उनके साथ इसको दफनाया गया है। हुमायूं की कब्र के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, दरवाजे के बिल्कुल पास में है तहखाने के। तो हम जो है हर एक तरीके से सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर ये हो जाना चाहिए कि हम एक लॉजिकल एक निष्कर्ष पर पहुंचे। हमने न केवल एक अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ एक कब्र की तलाश नहीं की है, हमने दानियाल और मुराद की कब्र को भी खोला, क्योंकि दानियाल और मुराद को भी अब तक किसी भी दस्तावेज में आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सी कब्र दानियाल और मुराद की है, क्योंकि अगर होती तो दारा की कब्र अपने आप ही पता चल गई होती। अब इसको बनवाया किसने हो, जाहिर सी बात है बाद वाले लोग तो बनवाएंगे क्यों, और 50 साल बाद कोई क्यों किसको बनवाने लगा, तो जाहिर सी बात है कि ये औरंगजेब के जमाने में ही बनवाया गया। यहाँ तक कि 1659 1669 में जो अखबारात होते हैं, जो न्यूज आती थी दरबारों से, न्यूज लेटर्स जो होते थे, उसमें ये जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने दारा की जो कब्र है और जो मकबरा है जिस चैम्बर में वो है, उसके रिपेयर के आदेश दिए थे और दारा के सेलोटफ को शीट से कवर करने के, ढकने के भी उसने आदेश दिए थे। और यही नहीं, बल्कि कलीमात तैयबात और अकहम आलमगीरी में जो सैयद अशरफ खान ने लिखी है और इनायतुल्लाह खान साहब ने लिखी, रकाइब और रकाइब कराइब, जो ये किताबें हैं,
इनमें हमें दारा के बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं, जिसमें दारा के बच्चों और दारा की जो डॉटर है अमल उन निसा, उसको औरंगजेब किस तरह से गिफ्ट देता है और किस तरह से उनका ख्याल रखता है, और दारा की कब्र को भी वो किस तरह से उसका ख्याल रखता है, इसके बारे में भी हमें चीजें मिलती। तो ये कहना कि औरंगजेब ने नहीं बनवाई होगी, या वो तो चाहता ही नहीं था, या जब उसने उसका कत्ल करा दिया, या उसको क्या कहते हैं उसको नमाज भी नहीं पढ़ी गई उसको जनाजे की, और उसके कपड़े नहीं बदले गए, वो एक अलहदा चीज है। उस वक्त जो उसने किया, लेकिन उसके बाद में उसकी दुश्मनी दारा के साथ खत्म हो गई। उसने दारा को, दारा की कब्र का भी ख्याल रखा, और दारा के जो बच्चे थे उनका भी उसने ख्याल रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक, एक तार्किक जो निष्कर्ष हो सकता है, मुझे लगता है कि हम उस पर पहुंचे हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ आलमगीरनामा हम बता ही चुके हैं कि इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, दारा क्यों अंधेरे में रहा, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम दारा की कब्र क्यों मानते रहे। तो इसको कब्र इसलिए मान के रहे क्योंकि जो ये खाना है जहां दारा दफन है, उस दारा दफन यहां पर है, लेकिन ये वाली कब्र यहाँ पर है। यानी कि अंदर घुसते ही एक प्लेटफॉर्म है जिस पर 5 कब्रें बनी हुई हैं, उनमें एक कब्र ये वाली है। तो इसलिए जो लोग दारा की कब्र को जानते थे कि वो यहाँ है, अगर वो नीचे की तरफ से जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, तो भाई इस कब्र का भी जाने का रास्ता यही है और इस कब्र में को भी जाने का रास्ता यही है। तो बहुत कंफ्यूजन ये रही होगी, जहां तक मैं समझता हूँ, कि जब भी जिसको पता होगा कि दारा दफन है इसके अंदर, तो वो यही कहेगा कि इसके अंदर है। अब इसके अंदर तो अंदर वाली भी कब्र है और बाहर वाली भी कब्र है। चूंकि अंदर जाने लोग अंदर नहीं गए होंगे, बाहर बाहर ही उन्होंने देखा होगा, तो वही धीरे धीरे परंपरा के अनुसार धीरे धीरे वही कब्र जो है वो तारा की कही जाने लगी। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये कर्सर आया, ये वो चैम्बर है जो कि दारा के तहखाने की तरफ जा रहा है। अगर हम सीढ़ियों से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके ऊपर ठीक देखो ये वाली कब्र बनी हुई है। ये वो 5 कब्रें हैं, उनमें से एक ये। और ठीक अंदर चले जाओ, ये जो जाली बनी हुई है सामने, इसमें दारा का रास्ता, दारा का भी यही है और इस वाली कब्र का भी यही। देखिएगा, यहां से देखिए, ठीक नजर आ रहा है बिल्कुल साफ। इसका रास्ता और इसका रास्ता एक ही है। देखिए, देखिए, तो ये जो सबसे हमारी तरफ वाली कब्र है, यही दारा की कब्र है। और देखिए राइट में वो दरवाजा नजर आ रहा है, वो हुमायूं की कब्र की तरफ जा रहा है, लेकिन वो ऊपर की फ्लोर है। लेकिन नीचे वाले के लिए आपको नहीं जाना। शुक्रिया संजीव साहब। ये बस 2 मिनट और रह गए। अच्छा, मुझे लगा कि आपने खोज दिया कब। नहीं नहीं, ये आप देखेंगे, ये आप देखिएगा, ये मैंने बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये 5 कमरे हैं, और उसकी सिर्फ 5 में से एक का ही ऊपर जो है सरोटा बनाया गया है, और ये अंदर जाकर के यहाँ पर दारा था। ये सुरंग है, एक सकरा गलियारा है। ये दूसरा कमरा है जिसमें कोई कब्र नहीं है, और ये पहला कमरा है जिसमें 5 कमरे हैं। ये है वो कमरा जिसमें 5 कमरे हैं। देखिए, आपको नीचे का तहखाने के, अंदर का तो खैर नहीं, लेकिन बाहर के तहखाने का मैं आपको ये तस्वीर दिखा, देखिए। तो इसी में से एक कब्र जो है वो ऊपर है। आप देखिए दूसरा कमरा भी नजर आ रहा है, ठीक
और दूसरे कमरे में भी एक देखिए दरवाजा नजर आ रहा है, वो असल में उस सकरे गलियारे का, उस सुरंग का दरवाजा है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि दीवाने दारा 1969 में ये लिखी गई। ये पाकिस्तान के एक बहुत नामी आर्कियोलॉजिस्ट रहे अहमद नबी खान साहब, उन्होंने ये एडिट की थी 1969 में। उन्होंने एक तस्वीर ये इसमें पब्लिश की और उसमें ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ, कि दारा की कब्र इन 3 कब्रों में से एक है। लेकिन ये इनका अनुमान के ऊपर आधारित है, क्योंकि पूरा जो आगे इन्होंने प्रीफेस किया है, जो पूरी किताब के अंदर इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि वो दावा करते हैं कि ये तस्वीर जो है उन्होंने कोई किसी कोई तर्क से, किसी लॉजिक से या किसी से, लेकिन एक अनुमान उन्होंने जरूर लगाया है जो कि बिल्कुल ठीक अनुमान है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके अनुमान तक हम पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने इसका दावा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि ये 3 कब्रें हैं, इनमें से एक कब्र है। पीछे आप पढ़ सकते हैं, कब्र दारा शिको यकी अज, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको फारसी और उर्दू बहुत अच्छी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमने सिर्फ दारा की कब्र को नहीं ढूंढा, बल्कि हमने मुराद और दानियाल की कब्र को भी उनको उनकी पहचान स्थापित की है, और जिनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कहूंगा, इनके नाम मैं लेना चाहूंगा और आप प्लीज सुने। डॉक्टर अलीम अशरफ साहब हैं, जनाब नजमी साहब हैं, ये हेड है दरी यूनिट के ऑल इंडिया रेडियो। मुंतजिर अली साहब हैं, ये एपिग्राफिस्ट हैं पर्शियन अरेबिक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। विनय सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एमफिल उन्होंने पर्शियन में किया। तो जनाब फरोग अंजुम मेरे दोस्त हैं और ये उर्दू के एक स्कॉलर हैं। तो इनसे मैं वक्त वक्त पर ये सारी चीजें पढ़ता रहा, समझता रहा, क्योंकि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता कि अरबी और फारसी उर्दू के बारे में, बल्कि जो कुछ भी ये हो रहा है इसमें भी आप सब लोगों की दुआएं और दोस्तों का और ऊपर वाले की रहमत है अगर इसमें कुछ सच्चाई है, अगर कुछ ठीक हुआ होगा तो। बाकी जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, तारीफ की, उनमें डॉक्टर B.R. मणि है, G.S. ख्वाजा साहब हैं जो कि डायरेक्टर रहे एपिग्राफी के अरबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शंस के, B.R. मणि साहब हैं, पांडे साहब हैं, के मोहम्मद साहब हैं, जमाल हसन साहब ने भी इसकी तारीफ की। डॉक्टर फरहत नसरीन मैडम है, ये प्रोफेसर है मिनेरल हिस्ट्री की जामिया मिलिया की। डॉक्टर अखलाक अहमद साहब हैं जो कि JNU में पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका मैंने इतना वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक्स अलॉट संजीव साहब। मेरे ख्याल से सभी लोग जो लोग इस वेबिनार से इस वक्त जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत ही कुछ सीखा होगा, जैसा कि शायद हमने भी सीखा। तो अभी हम ओपन करते हैं, आप लोगों में से अगर किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो संजीव साहब से, तो आप सबके लिए मैं डिस्कशन ओपन कर रहा हूं। क्या किसी को कोई सवाल करना है? जब तक कोई और कोई सवाल लेकर आए, तो संजीव साहब मेरा आपसे एक सवाल है। अभी 1 या 2 रोज हुए होंगे, मैं कुछ 1857 से रिलेटेड चीजें पढ़ रहा था, जैसे कि बार बार सामने से कुछ कुछ गुजरता है। तो आपसे बात होने के बाद अब तक इधर मेरा ख्याल नहीं गया था, तो मेरा ख्याल ये गया कि बहादुर शाह जफर के जो शहजादे थे उनके बारे में ये भी मालूम नहीं है कि उन्हें गोली मारने के बाद हडसन ने जब गोली मार दी और उनके सर कलम कर दिए गए, तो उन्हें दफनाया भी गया कि नहीं दफनाया गया, या लाश को जला दिया गया, जैसा कि अंग्रेजों ने 1857 में काफी किया है। हम सब जानते हैं कि
कि मुस्लिम्स की लाश को जला दिया जाता था, हिंदू की लाश को दफना दिया जाता था। ये बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन ये पक्का नहीं है, किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उस जमाने में जो लोग मुगलों की ओर से लिख सकते थे या बाकी भारतीयों की ओर से लिख सकते थे, वो सब तो मारे गए या फिर उनकी किताबें जला दी, तो कोई रिकॉर्ड बचा नहीं। लेकिन तब भी क्या आपकी नजर कभी इधर गई कि उन लोगों की कब्र है कि नहीं, जो लोग 1857 में हिस्सा ले रहे थे, जो लोग बर्मा में बहादुर शाह जफर का मजार है, वो एक चीज है, लेकिन भारत में जैसे जिनके नाम पर कुछ चीजें भी हैं, तो उनकी कब्र या जहां पर वो जलाए गए, चिता हुई हों, जैसे राव तुलाराम जैसे लोग, तो इन सब लोगों का क्या है? मतलब क्या आपकी इधर कभी कोई तवज्जो हुई या कभी दिमाग में आया या घूमते घूमते आपको कभी कुछ दिखा हो? नहीं, मैंने हडसन की डायरी से ही लिखा चीजें लेकर के जो ये पूरी दरवाजा है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत दिन हो गए, चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। बहादुर शाह जफर के बेटा और शायद ग्रैंडसन, इनको गोली मार दी थी। क्या है? ठीक है, फिर उसके बाद उनको ले जा करके और कोतवाली, उनकी लाश को कोतवाली के चबूतरे पर जो है वो रख दिया गया था। रख दिया गया था कपड़े उतार कर? नहीं, कपड़ा, वो कपड़े, वो शर्ट उनकी उतारी थी, ऊपर की कमीज जो है, नहीं, हम वो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। वो कहते हैं कि उसको कपड़े उसको उतारे उन्होंने अपना, और गोली मार दी गई। और उसकी वजह भी ये थी कि लोग इतने इकट्ठा हो निकले थे उस वक्त, क्योंकि हडसन जो था वो, आप ये सोचे ना कि वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 आदमियों को साथ लेकर के बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के लिए चल पड़ा था, है ना। और वहां बहादुर शाह के साथ 3,000 से ज्यादा लोग थे अंदर मकबरे में, है ना। अगर वो सारे लोग एक साथ हमला कर देते तो वो मतलब ही नहीं है कि वो बंदी बना पाता। लेकिन वो उसने इतना खौफ, इतना अपना वो लोगों के दिलों में बैठा दिया शुरू से ही, खबरदार कोई आगे देखा तो, किसी ने पीछे देखा तो फलाना। तो जो मुझे लगता है कि आ, वो तादाद में बहुत कम थे, धीरे धीरे आसपास के लोग वहां आने लगे, हालात बिगड़ने लगे, तो उसने जो है फिर वो एक दहशत कायम करने के लिए उसने उनको गोली मारी। अच्छा, इसके बाद मारने के बाद मेरे 48 घंटा या 72 घंटे तक वो लाशें वहां पड़ी रही, ऐसा मैंने पढ़ा। और कहाँ तक किया गया, मैंने इसके बारे में कोशिश नहीं की जाती, मैं आपको सच बताऊंगा। तो कोई तो अब जब अब मैं कोशिश करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा, अगर पता लगा तो जरूर बताऊंगा। नहीं, ये एक चीज थी जो कि अचानक से मेरे दिमाग में आई 2 रोज पहले। तो जी जी। उसके अलावा अभी किसी को कुछ सवाल किसी के दिमाग में आया हो, हम पूछ लेते हैं, वरना तो हम ही आपसे पूछते रहेंगे। Hi, this is Jyoti. Very nice presentation, sir. I'm not from history. मैं हिस्ट्री से नहीं आती हूँ, मैं सोशल वर्क से हूँ एक्चुअली। मगर मुझे हिस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट आता है, तो मुझे लगा सुनना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब शायद काफी चीजें मेरे को इंटरेस्ट मेरा उससे आ गया। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर हमारे स्टॉम का भी मैंने विजिट नहीं किया है। तो आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि अभी मैं जाऊंगी और बहुत सारी चीजें देखूंगी उसमें, जैसे जिस तरह से आपने बताया। पर मेरे को एक मतलब एक क्यूरियोसिटी है एक्चुअली, कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, और आपने एक कब्र को पॉइंट आउट कर दिया कि यही है दारा सुखो का कब्र। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि वो ही इंसान है, मतलब साइंटिफिकली, बिकॉज यू आर इंजीनियर ऑल्सो, वही है, इसमें कंफ्यूजन है। कि मैं ये कैसे जब दारा को हुमायूं के मकबरे, देखिए आपको ना चीजें बहुत सारी से कम और कम से और कम, और बिल्कुल आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। पहले कहा गया कि हुमायूं के मकबरे में है, फिर ये कहा गया कि गुम्बद के नीचे है, फिर हम
आए कि कौन से चैम्बर में है, फिर चैम्बर से उस कब्र पर आए कि कौन सी कब्र है। ठीक है, अब आप अगर ये कहें कि वहां पे वो दफन ही नहीं है, वहां तो किसी और को दफनाया गया था, तो अब ये तो जानने का कोई तरीका नहीं है ना। लेकिन जो हमारे पास जो एविडेंस है, हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। हमारे पास जितने प्रमाण हैं वो सब इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि जो कब्र हमने ढूंढने की कोशिश की है वही कब्र हो सकती है, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। मतलब डीएनए एनालिसिस नहीं करते हैं हम लोग, मतलब जैसे नहीं डीएनए का आप कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं, वहां तो सारे ही हुमायूं के और सब आपस में कजन है एक दूसरे के, आप कैसे कहेंगे कि ये दादा है और ये वो कौन है? आप समझ रही है ना, वो तो सब रिश्तेदार है एक दूसरे के, बल्कि रियल रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं एक दूसरे के। आप कैसे कहेंगे कि ये आदमी किसका कौन है? वो तो तब होता ना कि जब एक अमेरिका का होता और एक हिंदुस्तान का होता, तो कह सकते थे कि इनके डीएनए एनालिसिस से पता लग जाएगा कि कौन आदमी कहाँ था। हाँ हाँ सर, ये सब एक दूसरे की वजह से। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग चलेंगे, तो मैं दरख्वास्त करूंगा साकिब साहब से और उमर साहब से कि एक 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 प्रोग्राम प्लीज आप बनाए जिसमें हम सारे लोग जो है चले, और मेरी नजर से जी बेशक संजीव साहब, हमने भी ये प्लान किया है कि थोड़ा सर्दी भी कम हो जाए, थोड़ा कोरोना काल भी जरा गुजरे किसी तरीके से, दुआ करते करते, तो हेरिटेज वॉक को रिज्यूम किया जाए और सब लोग चलें। और हुमायूं का मकबरा तो आप ही लेकर चलेंगे, अब आपके साथ जाकर एक एक खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 150 खबर में से ज्यादातर का तो अब आपको पूरा शजरा नसब मालूम हो चुका होगा। हाँ, 150 तो नहीं, लेकिन ऊपर जो 24 कब्रें हैं इनमें से तो ज्यादातर का पता लग चुका है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये किस किस की कब्र हो सकती है। लेकिन वो वक्त आने पर जब कभी आप एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो बैठ करके उस पर भी चर्चा करते हैं। इंशाल्लाह। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? यस सर, एक क्वेश्चन था कि जो अभी आपने चैम्बर बताया कि वो 3 कब्रों वाली, जिसमें से एक दारा शिको हो सकता है, शुको, तो उससे पहले वाला जो चैम्बर है जिसमें 5 कब्रें हैं, जिसकी एक कब्र को आपने कहा कि वो 1750s में बनी होगी क्योंकि उसके स्ट्रक्चर अलग है, तो उसमें 4, उसी में से 4 क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, वो डोम के नीचे नहीं, सॉरी। हाँ बिल्कुल, मैंने सारे आंसर, मैंने जितने सवाल मेरे दिमाग में आ सकते थे वो मैंने सब लिख करके उसको मैंने एक एक सवाल का मैंने कोशिश की कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें सारे सवालों के जवाब में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा ख्याल है कि और किसी के मन में कोई ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से हुई, काफी आपने अच्छे से समझाया है। तो बहुत लंबी हो गई, नहीं, शायद इतने अच्छे से समझाना जरूरी भी था, वरना तो ये होता है 15 मिनट की या 20 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, आधा घंटा सवाल जवाब चलते रहते हैं, तो वो तब भी इतना ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो मेरा ख्याल ये है कि आपने बाकी सबके सवालात का पहले ही जवाब दे दिया था, तो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे नाउ। और वैसे मैं बीच में आपको मैंने इंटरप्ट किया, मैं माफी चाहूंगा। परसों जो है आई मीन 11 तारीख को कमेटी के मेंबर्स जो हैं शायद जाएंगे वहाँ, ऐसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या उसका निकालते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि और आर्किटेक्चर राइट भी है ये एक उसकी बात भी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात भी है, और एज अ हिस्टोरियन आई आल्सो एग्री विद द फैक्ट कि इफ वी गो व्हाटएवर सोर्सेस वी हैव, वी will end up with this thing, so that is for sure, and there are things which may be sometimes political etc, that are other reasons for this. So
we hope that government recognizes it as soon as it could. Otherwise, academia will recognize it sooner. That is for sure. So that is one thing, and we hope that we meet again, all of us, and Sanjeev Sahab will come with some other discovery very soon. He's working on a few projects also. I think he will share soon about them. So we will call it a day. Thanks everyone for बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot, everyone. Good night. Take care.